जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। मैं हूं आपका भारती सर और आज हम लोग फिर एक्सप्लेनेशन 8 मार्क्स स्पेशल जो कि ट्रिक्स के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से किस पंक्ति कौन से कहानी या कविता से दिया गया है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग पिछले पार्ट्स में भी पढ़े थे, आज हम लोग उसी से आगे हम लोग बात करेंगे एक्सप्लेनेशन की। देखते हैं हम लोग, जैसे ये जो आपका दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, इसमें हम लोग देखते हैं मैकेविटी देयर्स नो वन लाइक द मैकेविटी and for his find in the flying ship and the monster of the depravity। कहने का आशा है मैकेविटी these are no one like मैकेविटी there is no one like मैकेविटी। कहने का आशा है यहाँ तो आपको डायरेक्ट ही पता चल रहा है, ये तो मैकेविटी की बात तो मैकेविटी द मिस्ट्री केट नामक एक कहानी था जिसमें आया हुआ था मैकेविटी इज द मिस्ट्री केट, अर्थात मैकेविटी जो था एक रहस्यमयी बिल्ली से लिया गया है। तो ये लाइन जो ये पंक्ति जो है मैकेविटी से दिया गया है, इसमें कहा गया है कि मेरी गुहा की तरह कोई नहीं है, मेरी जो मैकेविटी है ना उसकी तरह कोई नहीं है। जब वह एक बिल्ली आकार वह जो ना बिल्ली के रूप में वह एक दोस्त है और एक भ्रष्टता के रूप में, अर्थात वह जो ना कि भ्रष्टाचार का वह एक देवदूत मानकर चले, भ्रष्टाचार का एक स्वरूप है, अर्थात वह एक मेरे दोस्त के रूप में भी, और वह भ्रष्टाचार का जैसे मानो कि खदान हो, ऐसा इसमें कहा गया। तो इसको हम लोग एक्सप्लेन इस प्रकार से करेंगे। द प्रेजेंट लाइन इज गिवेन फ्रॉम द पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री केट कंपोज्ड बाय टी.एस. इलायट। कहते हैं कि यह पंक्ति जो है, यह पंक्ति मैकेविटी द मिस्ट्री केट से लिया गया है जिसके रचनाकार टी.एस. इलायट जी हैं। टी.एस. इलायट जी, हाँ, थॉमस सैटर्न इलायट जी इसके रचनाकार हैं। हियर द पोइट इज डिस्क्राइबिंग ए केट नेम्ड मैकेविटी, यानी यहाँ जो है एक बिल्ली का वर्णन किया गया है। हियर द पोइट इज डिस्क्राइबिंग ए केट नेम्ड मैकेविटी, ही सेड दैट देयर इज नोट मैच द मैकेविटी इन द टर्म ऑफ क्राइम। कहने का आशय है कि यहाँ जो है एक मैकेविटी नाम का बिल्ली का वर्णन किया गया है जिसकी तुलना में मैकेविटी की तुलना में कोई जोर देने वाला नहीं है। अर्थात थॉमस सैटर्न इलियट के घर में बिल्ली पाल रहा था, यानी बिल्ला था वह, जबकि वह हर एक प्रकार का क्राइम करता था, लेकिन उसके लिए किसी प्रकार का एविडेंस नहीं छोड़ता था। अर्थात तो हर एक क्राइम के लिए वह जिम्मेदार था, लेकिन किसी प्रकार का वह दोषी ठहराने के लिए जो था सबूत नहीं छोड़ता था। वही तक कहता है, हियर इज द पोइट डिस्क्राइबिंग ए केट नेम्ड मैकेविटी, ही सेड दैट देयर इज नोट मैच फॉर मैकेविटी इन द टर्म ऑफ द क्राइम मतलब कि अपराध की दुनिया में उसकी तरह कोई नहीं था। हियर इज डिस्क्राइब द मिस्ट्रियस क्वालिटी ऑफ ए केट एंड द विलेनियस कैरेक्टर। यहाँ जो है कवि महोदय ने, यहाँ लेखक महोदय ने, यहाँ जो अपने आप में, अर्थात यहाँ कवि महोदय जो यहाँ जैसे कि इसमें बताया गया है कि बिल्ली के एक धूर्त भरे स्वभाव और एक रहस्यमयी क्वालिटी जो है, रहस्यमयी गुणवत्ता और विलयन भरी, अर्थात कहते हैं खलनायक रूप के स्वभाव का वर्णन किया हुआ है। ही इज वेरी क्लेवर टू लीव एनी एविडेंस टू हीज गिल्ट, अर्थात वह जो ना वह जो बिल्ला था, वह बिल्ली जो था हर एक क्राइम को करता था, लेकिन वह सबूत के तौर पर कुछ नहीं छोड़ता था ताकि उसको दोषी ठहराया जा सके। एंड ही इज एन एंजिमा टू एवरी डिटेक्टिव एजेंसी इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग स्कॉटलैंड यार्ड। और वह जो था, जैसा कि उसने बताया कि आपने अपराध में कभी सबूत नहीं छोड़ने के लिए वह चला स्कॉटलैंड यार्ड सहित दुनिया भर की, यानी वह जो ना स्कॉटलैंड यार्ड सहित दुनिया भर की एक जासूसी के तौर पर वह जासूसी एजेंसी के लिए एक पहेली बन गया। अर्थात जैसे सीबीआई नहीं पड़ा रहता है किसी गैंगस्टर को पकड़ने के लिए, ठीक उसी प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा फील होता है, इसका क्राइम इतना बढ़ गया है कि इसको पकड़ने के लिए जैसे मान लो दुनिया भर का जो एजेंसी है ना, दुनिया भर का जासूसी एजेंसी जो है ना, इसके पीछे लग गया है। तो इस प्रकार से हम लोग इसका लिख सकेंगे। समझ में आई? ठीक, चलते हैं हम लोग आगे इसको अगले एक्सप्लेनेशन। जैसे कि अब हम लोग इस एक्सप्लेन को देखते हैं। द बर्निंग हार्ट erupted fast phosphorescent and the wandering ghost lights and the frightened passes by moonlight and scuttled among the bones, scuttled amongst the bones। कहते हैं
जलते हुए घाट ने स्फूर्ति को विस्फोट पर कहते हैं जलते हुए घाट ने जो ना जैसे कि स्फूर्ति यानी स्फुट दीप्ति को विस्फोट कर दिया, मतलब कि आग की लपटें जो उठ रही थी उससे जो अंगारें उठ रही थी जैसे कि स्फुटी दीप्ति दिखती थी, मतलब कि लपटें उठ रही थी। और भटकते हुए भूत की रोशनी ने, और जैसे कि उससे में जो ना कुछ छायाएं सी नजर आने लगती हुई रोशनी के बाद, मतलब अंधेरे में छायाएं सी, वही कहते हैं भटकते हुए भूत की रोशनी ने हड्डियों के बीच चांदनी के राहगीरों को, यानी हड्डियों के बीच जो है ना चांदनी भरी रातों में राहगीरों को भयभीत कर दिया। कहने का आशय है, इसको समझते हैं कि आग की लपटें इतनी भयानक थी जो कि चांदनी रात की तरह चमकती थी रोशनी में, लेकिन उस रोशनी से बाहर हट करके थोड़ा सा नजर हटती तो उस जो ना कुछ छायाएं सी नजर आने लगती है, और वह रास्ते के बगल में ही बर्निंग घाट था जहां अपने पिताजी के साथ लेखक महोदय गुजर रहे थे। तो वही जो था वह देख करके राहगीरों को भयभीत कर देता था, वह आग की लपटें और भूत की बनने वाली छायाएं। तो यह पंक्ति किससे लिया गया इसका एक्सप्लेन करना है। तो यह पंक्ति जो है द बर्निंग घाट, बर्निंग घाट का ये तो पहले आपको यह ट्रिक बता रहा है, तो बर्निंग घाट का वर्णन इसमें फायर हेमन चैप्टर में ही किया गया। एंड द वॉन्डरिंग घोस्ट, ये जो वेंडरिंग घोस्ट है, वेंडरिंग घोस्ट, ये जो भूत जो है, भूत के बारे में जो बात किया गया है ये फायर हेमन में किया गया। फ्रैक्टेंड ऐसे पासर्स बाय मून लाइट स्कॉल्टेड एंड द बोन्स, और ये बोन्स के माध्यम से जलते हुए हड्डियों का जो बोन्स के बारे में बताया गया है ये फायर हेमन से ही बात किया गया था। इसमें 3 ट्रिक्स के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे ये फायर हेमन नामक चैप्टर से लिया गया है। तो हम लोग इसका एक्सप्लेन इस प्रकार से करेंगे। द प्रेजेंट लाइन इज गिवन फ्रॉम द रियलिस्टिक पोयम फायर हेमन कंपोज्ड बाय के अंदारोवाला। कहते हैं यहाँ जो प्रस्तुत पंक्ति है, प्रस्तुत पंक्ति रियलिस्टिक पोयम फायर हेमन से लिया गया, फायर हेमन से लिया गया। जो प्रस्तुत पंक्ति है फायर हेमन से लिया गया है, जिसके रचनाकार के अंदारोवाला है। जी हाँ, जिसके रचनाकार के अंदारोवाला है। और द पोइट इज डिस्क्राइब द सेंस ऑफ ए बर्निंग हार्ट विच इज वेरी फियरफुल। कहते हैं यहाँ कवि महोदय ने एक बर्निंग हार्ट के, यहाँ जो कवि महोदय ने एक बर्निंग घाट का मतलब कि शमशान घाट का वर्णन किया हुआ है, जहाँ की जो कि बहुत ही डरावना कर देने वाला, जो कि बहुत ही भयभीत कर देने वाला है। तो यही कहता है द पोइट इज डिस्क्राइब द सेंस ऑफ ए बर्निंग घाट विच इज वेरी फियरफुल, फ्लेम्स आर राइजिंग्स देयर। कहते हैं कि वहाँ जो ना आग की लपटें बहुत ही भयानक उठ रही थी, जिस कारण से वह बहुत ही डरावना था। तो बताया मैंने जैसे कि वहाँ आग की लपटें बहुत ज़्यादा उठ रही थी और हड्डियाँ जल रहे थे, और मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हो रही थी शमशान घाट में, मतलब बहुत तरह का बहुत ही भयंकर और क्रूर भरे दृश्यों को देखने को मिल रहा था। द वंडरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड फेसेस बाय क्रिएटिंग ए डियर कहते हैं कि ए फियरफुल सेंस। और उस छाया के बाद द वेंडरिंग घोस्ट, भूत की जो भूत की परछाई जो बन रही थी। अब देखिए सामान्य तौर पे ये कॉमन से साइंटिफिक रीजन है कि हम लोग जब किसी लाइट में रहते हैं, लाइट में देखते देखते अचानक जब हम अचानक दूसरी तरफ मुड़ते हैं अंधेरे की तरफ, उस वक्त जो ना हमें कुछ छायाएं सी दिखने लगती हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इसमें जो हुआ, लाइट देखने के पश्चात, बर्निंग घाट को देखने के पश्चात, आग जलती हुई लपटे के बाद जब वह मतलब दूसरी तरफ देखता है तो उस समय लगता है कि उसको कोई खड़ा है, अर्थात कोई भूत की छायाएं दिख रही है। तो वही कहता है ही वेंडरिंग घोस्ट, यानी द वेंडरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंडेड फेस बाय क्रिएटिंग ए फियरफुल सेंसेस। प्रकाश की दीप्तिमान के कारण से जो है ना मतलब भूत की छायाएं प्रदर्शित नजर आती हैं, जो कि बहुत ही डरावना भरा सेंस को उत्पन्न करता है। तो फिर कहता है द मून लाइट रन फास्ट ओवर द बोन्स लाइंग देयर एंड इट क्रिएट ए फियर एंड द टोरर्स। और साथ ही साथ कहते हैं जो कि चांदनी वह परी हड्डियों, चांदनी रात में, अर्थात वह आग की लपटों में, जो चांदनी रात उसको आग की लपटों को कहा गया, चांदनी रात में वो पड़ी जो हड्डियां हैं ऊपर तेजी से चलती हैं, अर्थात चांद वो हड्डियों के ऊपर जो बहुत ही तेजी से चल रही हैं, हड्डियों को तेजी से जला रही हैं, और ये डर और मन में आतंक सी पैदा कर रहे हैं। अर्थात आग जो हड्डियों को जला रही है ना, दिल में बहुत ही डर और वजन बहुत ही ज्यादा आतंक पैदा कर दे रही है। इस प्रकार से मतलब कि इसमें संपूर्ण रूप से आग के बारे में ही बताया गया है। इससे भी ज़्यादा आप और बढ़ करके अपने तरीके से बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। इसीलिए हमको पूरा कहानी याद होना चाहिए फायर हेमन के बारे में, ये भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग पिछली क्लास में मतलब कि आप लोग इसका समरी देख लेंगे तो आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगी। तो हम लोग इस तरह से भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया। तो चलते हैं हम लोग फिर अगले एक्सप्लेनेशन की ओर।
तो चलते हैं हम लोग इसके अगले एक्सप्लानेशन की ओर। अब हम लोग इस एक्सप्लानेशन में देखते हैं, इट नेवर फॉरगोट एंड 20 ईयर सेंस and as I consignate my firstborn to the flames and consignate my firstborn to the flame। अब यहाँ देखिएगा, इस पंक्ति के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कभी नहीं भूलूंगा, आई नेवर फॉरगोट एंड 20 ईयर्स कैंसर्स एंड स्कैंस। कहते हैं कि मैं जो ना 21 साल का जो प्रतिलिपि मैंने देखा है, 21 वर्षों का जो मतलब मैंने जो देखा हुआ ना, आप मैं कहा 20 साल पहले 20 ईयर्स, ये 20 ईयर्स के जो दृश्य हो ना, मैं उसको आज दिन तक कभी नहीं भूला। एज आई कंसिग्नेट माई फर्स्ट बोर्न टू द फ्लेम। और जैसे अपने पहले जन्म को आग को लपटों में भेजा गया, अर्थात कहते हैं उन्होंने जो था अपने पहले बच्चे को आग में सौंप दिया था। मतलब कहने का आशय वहां से जो था ना, टावर ऑफ साइलेंस बहुत दूर था। ये पंक्ति जो है फायर हेमन से लिया गया है। यह तो बताया आई नेवर फॉरगोट, ये भी आपको बता दे रहा है। 20 ईयर सेंस, ये भी आपको कह रहा है कि सबसे पहले माय फर्स्ट बोर्न, ये जो बता रहा है माय फर्स्ट बोर्न एंड द फ्लेम। आप फ्लेम की बात कर रहा है, आग की लपटें कहाँ उठेगी? फ्लेम मतलब लपटें होता है, आग की लपटें कहाँ उठेगी? फायर हेमन चैप्टर में उठेगी। तो ये आपका फायर हेमन चैप्टर से लिया गया, ये जो है आपका फायर हेमन चैप्टर से लिया गया है। तो अब इस फायर हेमन चैप्टर में हुआ यूँ था कि कवि महोदय ने, अर्थात ये जो कवि महोदय था उसका जो फर्स्ट बेबी था, उन्होंने अपने बेबी को आग के हवाले यानी अग्नि के हवाले सौंप दिया था। ऐसा इसलिए किया था कि इसके घर से जो था ना टावर ऑफ साइलेंस दूर था, जिस कारण से जाने में असमर्थता जाहिर किया और इन्होंने अपने पहले बेबी को जो था आग में मतलब कि झोंक दिया था, यानी आग में इसको जला दिया था, जिस कारण से इसको पश्चाताप होता है और अभी या 20 साल के बाद उसको याद करता है कि मैंने अभी तक मैंने 20 साल के उन दृश्यों को कभी नहीं भूला, जब मैंने अपने पहले बच्चे को मैंने पहले बेबी को मैंने आग के हवाले कर दिया था। फिर कहता है द प्रेजेंट लाइन इज गिवन फ्रॉम द रियलिस्टिक पोएम फायर हेमन कंपोज्ड बाय के एन दारोवाला। अर्थात यहाँ जो प्रस्तुत पंक्ति है, यह प्रस्तुत पंक्ति एक यथार्थवादी कविता फायर हेमन से लिया गया। प्रस्तुत पंक्ति यथार्थवादी कविता फायर हेमन से लिया गया है, जिसके रचनाकार के एन दारोवाला है, जिसके रचनाकार के एन दारोवाला है। The poet said that he would never forget that fire, and वो आग को कभी नहीं भूलेगा। कवि महोदय इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता है, वह आग को कभी नहीं भूलेगा, वह आग को कभी नहीं भूलेगा। and he further said that he had not witnessed such harsh fires of the last 20 ईयर्स। कहते हैं कि अभी जो है उसके पास में अभी कुल मिलाकर कहने का आशय जो अभी 20 वर्षों ऐसी आग उन्होंने अपने पूरे जीवन में 20 वर्षों के बाद देखी है। एंड ही फर्दर सैड दैट ही हैड नॉट विटनेस्ड सच हज फायर फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। अर्थात ऐसी अग्नि की दृश्य जो थी उन्होंने 20 वर्षों के बाद देखे। अर्थात जब था ना उस समय इसको फील नहीं हुआ था उससे, लेकिन यह कविता जब लिखा गया 20 वर्षों के बाद, अर्थात उन्होंने बेबी को जब 20 वर्षों के बाद जन्म होने के बाद 20 वर्ष हो गया, तब इस तरह के फील करता है, इस तरह के बातों को बताता याद करता है। फिर वही कह रहा है कि उन्होंने जो है 20 साल में 20 वर्षों में इतनी बड़ी आग नहीं देखी थी। एग्जाम्पल व्हेन ही कॉन्सिग्नेट्स हिज फर्स्ट चाइल्ड टू द फ्लेम he said that he might have committed some mistake so the begs on the apology of the same। कहने का आशय he said that he might have committed some, वह कहते हैं कि वहाँ उसने यानी जब उसने पहले पैदा हुए बच्चों को आग की लपटों में डाल दिया था। वह कहते हैं कि जब उन्होंने अपने पहले पैदा यानी फर्स्ट बेबी को जो था उन्होंने जो था कि एग्जाम्पल में कहा गया कि जब उन्होंने पहले अपने बेबी को फर्स्ट बेबीज को उन्होंने आग के हवाले कर दिया था, आग के हवाले कर दिया था, उन्होंने कहा हो सकता है कि उन्होंने गलती किया। ही सैड दैट ही माइट हैव कमिटेड सम मिस्टेक। कहता है हो सकता है उन्होंने गलती किया हुआ है, एक इसके लिए उन्होंने आग से, इसलिए हुआ जो ना अभी आग से वह माफ़ी मांग रहे हैं कि आग उसको माफ़ कर देगा और उसे आशा भी है कि वह माफ़ कर देगा। इस तरह से फिर से मैं इसको रिपीट करवा देता हूँ। द पोइट सैड दैट ही वुड नेवर फॉरगेट दैट फायर। कहते हैं कि कवि महोदय कहते हैं कि मैं इस आग को कभी नहीं भूलूंगा। एंड फोर कहते हैं कि
He further said that he had not witnessed such as fire for the last 20 years। और वह 20 साल में, वह जब 20 साल तक के एज में, अर्थात इस तरह की आग की लपटें 20 साल के बाद देखने को मिल रही हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जब वह 20 वर्ष का कहते हैं, जब उन्होंने अपने पहले बेबी को आग के हवाले कर दिया था, लेकिन अभी 20 वर्षों के बाद उसे अपने गलती का फील होता है, हो सकता है उनसे गलतियां हो गई हो, इसलिए उन्होंने आग से माफ़ी भी मांगा। समझ में आई? ठीक, चलते हैं हम लोग आगे इसके अगले एक्सप्लेनेशन के। आप लोग इसको लिख लेंगे। देखते हैं हम लोग इसके सारा। अब हम लोग अगले एक्सप्लेनेशन में कहते हैं कि आई कम डाउन द स्टेप विथ माई पिक्चर्स and I must stand and wait for there he was at the throw before me। कहने का आशय है कि I come down the step with my pictures and must stand and wait for there he was at the throw before me। कहने का आशय है कि मैं अपने घरे के साथ कदम ने, अर्थात कहते हैं मैं अपने घरे के पास मतलब कदम रखते हुए नीचे आया और मुझे लगा कि मुझे इसका इंतजार करना चाहिए और खड़ा होना चाहिए और इंतजार करना ही चाहिए, क्योंकि वह मेरे माध्यम से, वह जो ना मेरे सामने मेरे माध्यम में था, अर्थात वह मेरे सामने उपस्थित था और वह मेरे से पहले आया हुआ था। कहने का आशय है कि आई कम डाउन द स्टेप विथ माई पिक्चर्स and must stand and wait for there he was at the throw before me। कहने का आशय, जब मैं पानी पीने के लिए नीचे आया तो मैंने देखा कि वह मेरे से पहले उपस्थित था। मुझे लगा कि मुझे उसका वेट करना चाहिए, मुझे उसके मतलब प्यास बुझने तक उसका इंतजार करना चाहिए, और मैंने ऐसा ही किया, मतलब ऐसा किया। तो यह पंक्ति देखिएगा, यहाँ बात इसको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा दिमाग में। आई कम डाउन द स्टेप विद द पिक्चर्स, माई पिक्चर्स, घड़े के पास बात कर रहा है। पूरे कहानी को मैंने पढ़ा, घरे वाली बात जो है कहीं नहीं आया था, घरे वाली बात इसी में आया था, अर्थात पिक्चर्स अर्थात द स्नेक में आया था। एंड मस्ट स्टैंड यानी रुका और इंतजार किया, एंड देयर हैज एट द थ्रो बिफोर मी, और वह कवि महोदय से पहले ही आया हुआ था। यह पंक्ति जो है, यह पंक्ति स्नेक से लिया गया। जी हाँ, द स्नेक से लिया गया है। तो हम लोग इसको एक्सप्लेन इस प्रकार से करेंगे। द प्रेजेंट लाइन इज गिवन फ्रॉम द पोएम स्नेक इज कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस। करता है ही द प्रेजेंट लाइन इज गिवन फ्रॉम द पोएम स्नेक इज कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस, अर्थात यहाँ जो है प्रस्तुत पंक्ति जो है, यह प्रस्तुत पंक्ति स्नेक से लिया गया है, जिसके रचनाकार D.H. लॉरेंस जी हैं। यहाँ हियर द पोइट हैड ए ग्रेट मिस्ट्री ओवर हिज स्टाइल एंड इज द सब्जेक्ट and matter and the dealt with them with the psychological। कहने का आशय, here the poet had a great mystery over his style and subject matter and the dealt with them with the psychological। कहते यहाँ कवि महोदय ने एक बहुत बड़े रहस्य को अपने स्टाइल में डील किया हुआ है। यहाँ कवि महोदय ने अपने रहस्य को, अपनी शैली, विषय वस्तु एक महान रहस्य था, अर्थात यहाँ जो एक विषय वस्तु था, स्नेक का एक विषय वस्तु जो था बहुत ही रहस्यमयी था, अर्थात बहुत ही यथातथ्य और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु था, एक महान रहस्य था, और साथ ही साथ इसको जो डील किया बहुत ही मनोवैज्ञानिक सार सटीकता के साथ, बहुत ही मनोवैज्ञानिक सार सटीकता के साथ इसको डील कर ले, उससे किस प्रकार से हैंडल कर लेता है। एंड द पोइट वेट फॉर द स्नेक एंड द क्वेंच हिज थर्स्ट, अर्थात कवि महोदय जो है, कवि महोदय सांप के पानी प्यास, यानी सांप का जो था पानी प्यास जो बुझने तक उन्होंने इंतजार किया। और बिकॉज ही हैड कम टू द थ्रो अर्लियर देन द पोइट, क्योंकि वह कवि महोदय से जस्ट पहले आया हुआ था, कवि महोदय से पहले आया हुआ था। एंड द पोइट इज वेरी अवेयर ऑफ हिज द प्रोटोकॉल एंड डिसाइडेड टू वेट फॉर द स्नेक द क्वेंच हिज थर्स्ट। एंड द पोइट इज वेरी अवेयर ऑफ द प्रोटोकॉल, कवि महोदय जो है कि नेचर के प्रोटोकॉल, अर्थात प्रकृति के जो प्रोटोकॉल, संरक्षण के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। नगर ये जो है ना, मतलब प्रकृति संवेदना के कवि है D.H. लॉरेंस, प्रकृति संवेदना के, और उसको संरक्षण करने का बहुत ही ज्यादा उसके अंदर मतलब जो ना क्षमता है, यानी वह उसका प्रण है। तो इसलिए उन्होंने सो ही डिसाइडेड द वेट फॉर द स्नेक एंड द क्वेंच हिज थर्स्ट, इसलिए उन्होंने सांप एक
प्राकृतिक जीव है, नेचर का जीव है और बहुत ही शांत स्वभाव के जीव है, इसलिए उसको जो ना उसके पानी प्यास बुझने तक उन्होंने उसका इंतजार किया और उसके गतिविधियों को देखा। तो इस तरह से इन्होंने इसके माध्यम से बताया। जैसे कि इसका हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़े हुए थे। कवि महोदय मतलब कि गर्मी का दिन था, जून जुलाई का महीना था, पानी प्यास लगा हुआ था, वो पीने के लिए बाहर आता है, वह ब्लैक यानी मतलब कि गोल्डन ब्राउन कलर का सांप देखता है जो कि उससे पहले से घरे के पास मौजूद था। उसकी गतिविधियों को वह देखने लगता है और वह मनोवैज्ञानिक तरीके से उन्होंने उसके साथ यानी उस परिस्थितियों को डील करता है और उसको समझ जाता है। तो इस तरह से हमने इसके जाने, इस इतना महत्वपूर्ण हमने एक्सप्लेनेशन के इस पार्ट में। फिर हम लोग जो अगला पार्ट होगा उस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे लास्ट अर्थात और उस वक्त के बाद समाप्त। फिर हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।